वेलकम टू फिज़िक्स अबोर्ड। दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन और इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रिलेट करेंगे ग्रेविटेशन के साथ और साथ में देखेंगे फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद ही होगा आपको। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इस लॉ को रिलेट किससे करना है? ग्रेविटेशन से। ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अपोजिट कहने का मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड इक्वल कहने का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और इसको, इस लॉ को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को किससे रिलेट करना है? ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन जिसमें इनिशियली हम लोग बात कर चुके हैं, जो अभी हम रिलेट करने जा रहे हैं इसके बारे में पीछे के लेक्चर में, ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर में लास्ट में मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैंने कहा भी था कि आगे किसी लेक्चर में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। सो हमें इस थर्ड लॉ को किससे रिलेट करना है? ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन क्या है? एक ऐसा पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। It is that type of force which pulls every other object. अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या लेना था हमें? मैंने कहा था कि अगर हर ऑब्जेक्ट, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नियर है तो वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों नहीं दो डिफरेंट पर्सन जब आपस में सामने खड़े होते हैं तो एक दूसरे को पुल करके और वो टकरा जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं? या ऐसा क्यों नहीं होता कि हम किसी बिल्डिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें? उसी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश हमने फर्स्ट लेक्चर में भी की थी, लेकिन यहाँ पर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये अर्थ है जिसका मास हमने कैपिटल M माना है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने स्मॉल m माना हुआ है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो अगर ये अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रहा है, पुलिंग फोर्स, याद रखिएगा, तो इन रिटर्न ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं कि ये फोर्स F है। ऑब्जेक्ट किस पे लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट ये पुलिंग नेचर का है तो ये खींचेगा अपनी तरफ। तो ये देखिए, ये इधर लगा रहा है ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन द अर्थ, और अर्थ क्या लगा रहा है? इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रहा है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो फोर्स का बिल्कुल इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट। दिस इज सो एक चीज़ क्लियर हो गई है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि जितना फोर्स ये अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है उतना ही ऑब्जेक्ट
फोर्स लगा रहा है अर्थ पर और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपको मालूम है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं तो उसका मास m है स्मॉलर, और अगर अर्थ के लिए लिखेंगे तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। नाउ फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, फॉर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, फॉर अर्थ। लेट दिस एक्सेलरेशन इज AO and this is AE, acceleration of the object। so ये कितने के बराबर हो जाएगा, AO is equal to F upon M, and ये AE कितने के बराबर हो जाएगा, that is F upon कैपिटल M। अब ये जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, मान लीजिए ये 1 kg का होगा, 2 kg का होगा, 50 kg का होगा, 5000 kg का होगा, बट अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पता ये चलेगा कि मास ऑफ द अर्थ इज मच ग्रेटर देन एनी ऑब्जेक्ट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड चूँकि फोर्स का सेम है, तो अगर ये आप पुट कर देते हैं 6 × 10⁻24 kg, तो आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा। और उसी तरह अगर यहाँ पर 1 kg आप पुट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन, अगर फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर, चूँकि फोर्स दोनों के लिए इक्वल है, तो इक्वल है तो फिलहाल दोनों के बीच लग रहा फोर्स हम मान लेते हैं कि इक्वल होने की वजह से कांस्टेंट फोर्स है, कोई भी फोर्स लग रहा हो, फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसा बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास हो जा रहा है। जब ये मास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन में है ना, तो मास इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगा, और अगर मास डिक्रीज कर जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इन्वर्स रिलेशन में है। देयरफॉर आप ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली भी, हम इसी लेक्चर में जब आगे चलेंगे तो कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। अगर इसको हमने क्या मान लिया है, 1 kg का ऑब्जेक्ट मान लिया है तो। और अगर अर्थ के लिए, अर्थ का मास कितना है, फॉर अर्थ आप देख लीजिए, अर्थ का मास वहाँ लिखा है मैंने, मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। अगर उसके लिए हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.63 × 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1.63 × 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। इस दोनों रिजल्ट के थ्रू आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन, 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, और मास ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। उस हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ। और यही कारण है कि जब अर्थ का एक्सेलरेशन कंपेयर टू 1 kg ऑब्जेक्ट कितना है, एकदम नेग्लिजिबल है, तो हम किसे फॉल होते हुए देख सकेंगे। जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट होते हुए अर्थ की तरफ चला जाएगा, और
अर्थ का एक्सेलरेशन देख लीजिए 1 kg ऑब्जेक्ट के लिए 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे मैं बताने जा रहा हूँ इसको। तो अर्थ इतना नेग्लिजिबल जब उसका एक्सेलरेशन हो गया तो क्या वो अर्थ फॉल करेगा ऑब्जेक्ट की तरफ? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसकी तरफ एक्सेलरेशन चूँकि ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट उसी की तरफ जाता हुआ, फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ से, तो ऑब्जेक्ट उधर ही की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जहाँ तक बिल्डिंग्स का सवाल है या और भी बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट का सवाल है, तो आप ऐसे उसको कंपेयर कीजिए कि अर्थ खुद इतना मैसिव है कि उनके सामने में बाकी सारे मासेस जो है वो नेग्लिजिबल हैं। देयरफॉर हमारा अट्रैक्शन किसी बड़ी बिल्डिंग की तरफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा अट्रैक्ट किधर हो रहे हैं? अर्थ की तरफ हो रहे हैं, या बिल्डिंग भी अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। इज़ दैट ओके? अब देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी किसी चीज़ का फ्रीली गिर जाना, फॉल कर जाना। आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज़ करा दें, और ये रहा हमारा अर्थ, तो वो क्या होता है? अर्थ की तरफ चला आता है, अर्थ के सरफेस की तरफ चला आता है, या यूं कहें तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो चूँकि अर्थ नियरली स्फेरिकल इन शेप है, तो ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ पर गिराएं या कहीं और जाकर गिराएं, वो गिरेगा कहाँ? वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही गिरेगा, लेकिन अर्थ सरफेस या सिंपली अर्थ कहते हैं। तो द फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट from a height towards the earth due to the influence of the earth gravitational force, the earth's gravitational force is known as free fall। क्या है ये? फ्री फॉल है। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्थ के सरफेस की तरफ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ किसी हाइट से चला जाता है अर्थ की तरफ। क्यों चला जाता है अर्थ की तरफ? ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल या इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो वो एक खींचता है अपनी तरफ किसी फोर्स से, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं, उसके कारण जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक हाइट से गिर जाता है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन इस फॉल को फ्री फॉल कहते हैं। प्रोवाइडेड no other force अदर फोर्स क्या होगा? एयर ड्रैग होगा, यानी हवा के जो चलने के कारण एक फोर्स लगता है। प्रोवाइडेड नो अदर फोर्स एयर ड्रैग और एनी अदर फोर्स लाइक विस्कोसिटी और बहुत सारे फोर्स कंसीडर किए जा सकते हैं। So no other force such as air drag or any other force is acting upon the object. Other force is acting upon the object. यानी कोई दूसरा फोर्स
उस ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा हो सिवाय अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि दूसरा कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल। दूसरा फोर्स लगेगा तो वो फिर फ्री फॉल नहीं होगा, वहाँ पर एक फोर्स ग्रेविटेशनल भी हो जाएगा। सो क्लियरली समझ लीजिए, जब किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स is pulled towards the earth surface or towards the center of the earth, then that fall is called free fall, provided कि दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं करता हो। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट का मास चाहे कुछ भी हो, अगर उसे डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट को एक साथ रिलीज कर दिया जाए, लाइक ये रहा हमारा 100 kg का कोई ऑब्जेक्ट और दूसरा 2 ग्राम का या 5 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट, अगर सेम हाइट से एक साथ साइमल्टेनियसली रिलीज कर दिया जाए तो वो अर्थ सरफेस को एक साथ टच कर जाएगा। क्यों? फ्री फॉल के कारण, जहाँ पर बोल रहा है कि कोई दूसरा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट उस वक्त नहीं कर रहा होगा जब वो फॉल कर रही होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका फॉल उसके अपने मास पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, अगर एक साथ उसको रिलीज करेंगे फ्रॉम द सेम हाइट तो वो अर्थ सरफेस पे एक साथ ही आएगा। गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट के मास पर उसका फॉल डिपेंड नहीं करता है, और दूसरे थे रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने सारे जो दूसरे फोर्सेस थे, चाहे वो एयर के कारण हो या दूसरे किसी गैसेस के कारण हो, अगर उन सारे फोर्स को एब्सेंट कर दिया जाए तो चाहे एक लाइट फीदर, किसी बर्ड का फीदर ले लिया जाए, और चाहे 100 kg की बड़ी सी कोई स्टोन को एक साथ सेम हाइट से रिलीज किया जाए तो वो दोनों ही अर्थ सरफेस पे एक साथ पहुंचेंगे। ये दो साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली एंड रॉबर्ट बॉयल ने इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव कर दिया था। अब आइए इसका मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट सेम हाइट से अगर रिलीज़ किया जाता है और वो डिफरेंट मास का भी हो और काफ़ी ज़्यादा मास में डिफरेंस हो तो भी वो एक साथ फॉल कर जाते हैं, एक टाइम में फॉल करते हैं, यानी दोनों की टाइमिंग सेम होती है। सो होप कि आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2 ऐड कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके थ्रू इसको समझेंगे। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल g लेटर से। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास m है और अर्थ का मास कैपिटल M है। अब आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको मालूम है ऑब्जेक्ट कंपेयर टू दिस रेडियस, हाइट थोड़ी बहुत भी बढ़ा दी जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कारण समझ लीजिए, r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, यानी 6400 किलोमीटर होता है। इज दैट ओके? यानी 6400 किलोमीटर सिर्फ रेडियस है। अगर उसमें 6400 किलोमीटर में 5 किलोमीटर जोड़ ही दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देयरफॉर
ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर भी हो, अर्थ सरफेस पे भी हो, तो हम लोग वही मानकर चलते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इसमें थोड़ा सा हाइट ज़्यादा भी कर दिए हैं तो नेग्लिजिबल, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा रिजल्ट पर। सो उस जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। देयरफॉर इस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो या यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो अर्थ सरफेस के बहुत नज़दीक, तो फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ का मास डिवाइडेड बाई दिस आर स्क्वायर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर चाहते तो चेंज कर सकते थे कि ये हाइट ज़्यादा आ रही है तो आर डैश ले लेते हैं, यानी आर डैश में क्या कर देते, ये आर प्लस एच ले लेते, ये हाइट एच मानी हुई है पहले से। सो नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा बहुत थोड़ा सा। अब आइए, आपको मालूम है कि फोर्स जो लग रहा है, अर्थ जो इस पर अप्लाई कर रहा है, उसके कारण इसमें मोशन आ गया है, और मोशन को न्यूटन के सेकेंड लॉ से अगर समझें, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो दैट इज इक्वल टू m इंटू ए फॉर दिस ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। जो कि फ्री फॉल के अंदर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो एम से एम कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इज दैट ओके? यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। देख लीजिए ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी एक्सेलरेशन को डिफरेंट दिखाने के लिए लेटर जी से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मोशन हुआ है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देयरफॉर कुछ तो डिफरेंट दिखाएंगे ना। एक्सेलरेशन तो पहले ये वाला जब हम लोग मोशन में बात करते थे तो वहाँ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता था किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू, बट यहाँ पर वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, उस मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है, वो अर्थ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अर्थ कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो ग्रेविटी लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। देयरफॉर इस एक्सेलरेशन को चेंज करके नोटेशन जी लिखते हैं, ए के बदले में जी लिखते हैं। जी इज इक्वल टू ये कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए। ये कैपिटल जी वैल्यू कितना 6.7, ऐसे तो 6.67 लिखते हैं बट शॉर्ट में 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दूसरी चीज़, ये किस चीज़ का मास है, ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, माना हुआ है, m इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। इज दैट ओके? एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना, हम उसी को मानकर चलते हैं जो ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत नज़दीक है। सो वो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है 6400 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। नाउ यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, रेडियस भी फिक्स है अर्थ की, थोड़ा बहुत डिफर करेगा। मान लीजिए आप बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं तो 50 मीटर ऊपर तक चला जाएगा। 6400 किलोमीटर में 50 मीटर जोड़ दीजिएगा, कितना फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है, समझने के लिए। नाउ एक चीज़ इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड हैं, डायरेक्टली अर्थ से रिलेटेड हैं। ऑब्जेक्ट का कुछ भी यहाँ पर नहीं है, लाइक मास है, मास पहले ही स्ट्राइक आउट कर गया है, कैंसिल आउट हो गया है, देख लीजिए ध्यान से। तो ऑब्जेक्ट के मास पर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन the mass of any object। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि अब जब ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट चाहे 100 kg का हो या 2 ग्राम का हो या किसी भी मास का हो, उसका एक्सेलरेशन फिक्स हो गया और वो सारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एक ही होगा, जिसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सेम एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू, वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा g के बराबर। अब आइए इसका वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं हो, यानी एयर ड्रैग जिसको कहते हैं वो नहीं हो, हवा का बहाव नहीं हो और इस दिए हुए अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा हो, तो एकदम लाइट फीदर या कॉटन का छोटा सा टुकड़ा या कॉटन की बड़ी सी गठरी अगर एक साथ रिलीज करेंगे और कमरे को कंप्लीट वैक्यूम कर लेंगे तो वो दोनों सेम टाइम पर अर्थ पर जाकर फॉल करेगी, क्योंकि ये भी g एक्सेलरेशन से फॉल कर रही है और ये भी g एक्सेलरेशन से फॉल कर रही है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। देयरफॉर जब एक ही एक्सेलरेशन से दोनों एक्सेलरेट करेगी, चाहे मास कुछ भी हो, तो वो एक साथ ही फॉल करेगी। अब इसका सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। और इनिशियली जो मैंने बात कही थी इस लेक्चर में कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन को जब कंपेयर करते थे तो क्या आता था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, यानी अर्थ का निकालें तो और ऑब्जेक्ट का निकालें तो F/m। इसको भी करके अभी देख लेते हैं। ये वाला केस जो है अभी जस्ट आपने देख लिया है, ये आ गया आपका। ऑब्जेक्ट के लिए जब निकाले हैं तो ये आ रहा है आपका। तो अब आप देख लीजिए और उसी तरह अर्थ का भी निकालेंगे, वो भी अभी समझ लीजिएगा। क्लियर है? ये किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हैं तब ना ये आया है। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रही है उसके लिए आपने ma वैल्यू रखा है, यानी अर्थ क्या कर रही है, पुल कर रही है ऑब्जेक्ट को, इसीलिए उसमें मोशन आ गया। जस्ट रिवर्स कर देंगे, ये फोर्स इसके कारण ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट भी तो एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ से, उस पर भी आ रहा है। पहले इसको समझ लीजिए। वैल्यू पुट कर देते हैं। सारा वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। g का 6.7 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाई r 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने कहा एक्सपोनेंट वाले सारे टर्म को अलग कर लिया कीजिए और बाकी टर्म को अलग कर लिया कीजिए। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻11। एक्सपोनेंट वाले सारे टर्म को एक साथ लिख दे रहा हूँ। ये 6 and 2 12 और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा और ये ऑलरेडी 24 है। इन सारों को अरेंज करके जब लिखिएगा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ऑलमोस्ट 10 के आसपास। क्लियर है? ऑलरेडी इस लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
आपने ये जो फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के निकाला था वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निकाला था, लेकिन न्यूटन क्या कहते हैं ग्रेविटेशन में कि यूनिवर्सल लॉ है, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है। तो आइए ये ऑब्जेक्ट भी पुल कर रहा होगा ना, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर, और इस बार ये ऑब्जेक्ट इसको पुल कर रहा है तो अर्थ के अंदर मोशन आ जाएगा। देयरफॉर दिस इज M इंटू A डैश या AE, शुरू से AE मानते आ रहे हैं, देयरफॉर GMM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर AE इज इक्वल टू G स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ क्या आया था जब ऑब्जेक्ट के निकाल रहे थे तो मास ऑफ द अर्थ आया था। यहाँ जब अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्थ पर कौन लगा रहा है फोर्स, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, तो क्या आ गया, मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट आ गया। 1 kg का ऑब्जेक्ट का मास मैंने कहा था, मान लीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, m इज़ 1 kg फॉर द टाइम बिंग सपोज कर लीजिए, और ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर कर लीजिए। 6.7 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4, और ये 10 टू द पावर माइनस 11, और ये 6 और 2 मल्टीप्लाई हुआ 12, नीचे से ऊपर गया, प्लस से माइनस हो गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0 पॉइंट, डिवाइड करके देख लीजिएगा 163। ऑलरेडी मैंने ये वैल्यू लिखा था वहाँ पे, याद कर लीजिएगा इस लेक्चर के इनिशियल स्टेज में ही। कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरेंज करके लिखिएगा, ये आ जाएगा 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंपेयर कर लीजिए, कहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कहाँ 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। नेग्लिजिबल हो गया, मतलब कि अर्थ जिस एक्सेलरेशन से उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहाँ पर एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। देयरफॉर ये तो ऑब्जर्व भी नहीं हो पाएगा, फील भी नहीं कर पाइएगा। देयरफॉर अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ फॉल नहीं कर रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के मास पर वो फॉल डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर करता है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन सारे ऑब्जेक्ट के, चाहे उसके मास कुछ भी हो, सब सेम होता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लगभग आता है। अब ये बात क्लियर हो गई, तो एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे हर जगह इक्वल है, एक जैसा है? आइए उससे समझते हैं। वेरिएशन in the value of acceleration due to gravity. That is the value of g. ये रहा आपका अर्थ, जो कि एक इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये आपका इक्वेटर। इज दैट ओके? तो
अब आपको ये समझना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया था, जी कैपिटल एम वेयर इट इज मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विच इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ को नियर अबाउट स्फेरिकल माना जाता है। क्लियर कर लीजिए कि इक्वेटर पर अगर आप रेडियस ले रहे हैं, ये देखिए, तो ये रेडियस कुछ ऐसी आई, लेकिन अगर वही आप यहाँ पर पोल्स के ऊपर जाके रेडियस ले रहे हैं तो ये रेडियस छोटा सा आ रहा है ऐसा, ये एक्सिस के अलोंग। उसी तरह साउथ पोल पर जब आप जाकर ले रहे हैं तो ये रेडियस कुछ ऐसा। नाउ आप देखिए कि वेरिएशन आ गया रेडियस में, और जहाँ पर अगर ये और ये कांस्टेंट है, g और m इज कांस्टेंट, तो ये स्मॉल g किस बात पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/r²। रेडियस जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, और उस हिसाब से इनवर्स रिलेशन है, तो g का वैल्यू घट जाएगा इक्वेटर पर कंपेयर टू दूसरे पोर्शन अर्थ के। अगर आप लेंगे तो इक्वेटर का रेडियस बड़ा है। द रेडियस एट द इक्वेटर is greater compared to the radius at the poles। ओके, सो इक्वेटर पर जब रेडियस काफ़ी लंबा है तो g का वैल्यू क्या होगा, इक्वेटर पर कम हो जाएगा। यहाँ वैल्यू ज़्यादा होगा तो g का वैल्यू घट जाएगा। और उसी तरह पोल पर आप देखिए रेडियस का लेंथ कम है, तो वहाँ पर ये वैल्यू जब कम होगा तो g का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर एट पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इज greater as compared to other parts such as equator on the earth। is that okay now? so एकदम कॉन्क्रीट बेसिस पर समझने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ को रिलेट कीजिए। फॉर्मूला क्लियरली आपको बता रहा है, रेडियस बढ़ेगी जहाँ पर, वहाँ पर g का वैल्यू कम हो जाएगा, और रेडियस जहाँ पर घटेगी वहाँ पर g का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो पोल्स पर g का वैल्यू ज़्यादा है और इक्वेटर पर g का वैल्यू कंपेयर्ड टू पोल्स कम है, या दूसरे पोर्शन के कंपैरिजन में कम है। अब ये तो हो गया रेडियस के हिसाब से। अब हाइट के हिसाब से भी चेक कर लीजिए। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बहुत ऊपर ले जाकर रखते हैं, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे वर्टिकली हाइट समझते हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि आप कहीं भी रखिए, वो अर्थ के तरफ ही ऑब्जेक्ट खींची चली आएगी। तो हाइट मान लेते हैं इस वक्त, यहाँ से सेंटर से ये हाइट r है, ओके, और ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रखा है, तो हमने कहा ये h है। तो अब जो न्यू हाइट है ऑब्जेक्ट के साथ, न्यू हाइट, उसको हम r डैश कह देते हैं। तो r डैश कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस द हाइट। नाउ फिर से आप देख लीजिए, इसी फॉर्मूला को रीडिफाइन करते हैं आप, तो ये कितना हो जाता, जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर। ये और ये कांस्टेंट है,
देयरफॉर जी इज इक्वल टू जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ये स्क्वायर है आर डैश स्क्वायर, देयरफॉर जी इज प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है पहले से रेडियस सिर्फ आर था, थोड़ा इंक्रीज कर गया, यानी डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। तो ये जब इंक्रीज कर जाएगा तो ग्रेविटी क्या होगी, रिड्यूस कर जाएगी। डिनोमिनेटर इंक्रीज तो ग्रेविटी डिक्रीज, यानी हाइट के बढ़ने से ग्रेविटी घटती चली जाती है। यही कारण है कि जब आप स्पेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, अर्थ से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है और आप वेटलेस फील करने लगते हैं वहाँ पे। उसी तरह जब आप अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे, मान लीजिए h हाइट से अंदर की तरफ चले जाएंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व है। वो जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा जब आप फिज़िक्स की स्टडी करेंगे। ऐसे आप ये समझ जाइए कि अर्थ का सेंटर कहाँ पे है, मान लीजिए ओरिजिन उसे मान लेते हैं, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। जब ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है कि जहाँ ओरिजिन है वहाँ पर वो वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यानी रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर, जब ऐसे पहुँचेंगे तो रेडियस यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। जब रेडियस ही ज़ीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी जिसको आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो g का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा और उसको आप डिफाइन कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे समझिए कि अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर भी धीरे धीरे घटती चली जाएगी। देयरफॉर above the earth surface, above the earth surface and below the earth surface, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity decreases। यानी अर्थ सरफेस से ऊपर उठते चले जाइए या अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाइए, दोनों ही हालत में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती चली जाती है। एक तो ऑलरेडी दिखा दिया है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उसको मैं नहीं लेना चाहता हूँ अभी। इज दैट ओके? अब थोड़ा सा मून की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा इस केस में कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है अर्थ से आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती जाती है और आप वेटलेसनेस फील करने लगते हैं, क्योंकि वेट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। नाउ मून का केस देखते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g ऑन मून। मान लेते हैं कि मून है, उसकी रेडियस r है और वहाँ पर आप जाते हैं, आपको ये ऑब्जेक्ट है m और ये मास ऑफ द मून है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप हाइट बढ़ाकर भी दिखा सकते हैं, वो कर लीजिए आप। वैल्यू वही आएगा, g इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर। जिस तरह अर्थ के लिए आया था वैसे ही यहाँ पर मून के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। अब ये चूंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो वैल्यू डाल दीजिए 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ द मून इज 7.4 into 10 to the power 22 kg and radius of the moon is 1740 kilometer, that is equal to 1.7 into 10 to the power 6 मीटर। ये दोनों वैल्यू पुट कर लीजिए, 7.4
into 10 to the power 22 divided by, this is 1.7 into 10 to the power 6 होल स्क्वायर। जैसा मैं कहता हूँ एक्सपोनेंट टर्म को अलग कर लीजिए और बाकी के फ्रैक्शन को या जो भी हैं नंबर्स उनको अलग कर लीजिए। ये स्क्वायर है देयरफॉर 2 टाइम्स एंड यहाँ 10 टू दी पावर -11 और ये 12 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -12 और ये हो गया +22। ओके, नाउ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ज़रा देख लीजिए ध्यान से। 6.7 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू ये हो गया -23 + 22, ये 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/10। ये आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 16.3 इंटू ये 1/10 डिवाइड कर लीजिए 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी मून कितना आ गया? ये आ गया आपका 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जी ऑन अर्थ कितना था आपका? अर्थ के कारण था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जी मून अपॉन जी अर्थ इज इक्वल टू 1.63 divided by 9.8. Therefore, G moon is equal to, डिवाइड कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 1/6 टाइम्स आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जी अर्थ, यानी मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 पार्ट ही है, यानी 6 टाइम्स क्या हो जाता है? लेसर हो जाता है मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपेयर टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। सो यही कारण है जब मून पर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो उसका वेट, ध्यान देने वाली बात है, वेट की बात कर रहे हैं, उसका वेट जो अर्थ पर वेट है उसका 1/6 टाइम्स हो जाता है। अगर कोई आदमी उसका अर्थ पे वेट 600 न्यूटन है ऑन द अर्थ, तो मून पर कितना हो जाएगा? वो मून पर हो जाएगा 1/6 इंटू 600 न्यूटन। 100 न्यूटन ही उसका वेट हो जाएगा, इसलिए उसे मून पर वेटलेस फील होगा, यानी उसे अपने वेट को कंट्रोल करना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ 1/6 टाइम्स रिड्यूस कर गई है कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।